नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। वक्फ बिल पर मोदी शाह ने वो किया कि सड़क से संसद तक मुसलमानों के ठेकेदार एक्सपोज होते चले गए। आज आपको देखना चाहिए वक्फ बिल पर संसद में अमित शाह का वो धमाकेदार भाषण जिसने हालात और जज्बात बदल दिए। वक्फ बिल पर देश को शाहीन बाग बनाने की तैयारी। अमित शाह ने वो चेतावनी दे दी कि भैया लोगों के होश उड़ गए हैं। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि अखिलेश यादव ने हाथ जोड़ दिए। योगी आदित्यनाथ को लेकर अमित शाह ने कौन सी बड़ी भविष्यवाणी कर दी। वक्फ बिल पर संसद में सबसे धाकड़ बहस का वो चैप्टर जो आपने मिस किया तो बहुत पछताइएगा। वक्फ बिल पर बोले जा रहे हर झूठ का सच बताने वाली कंप्लीट क्लास होगी। मोदी यहां वक्फ बिल लाए, वहां पाकिस्तान में कैसे आग लग गई है आज आपको यह भी दिखाऊंगा। पीएम मोदी 1.5 लाख का कौन सा हथियार लाए हैं जो 80 करोड़ का टैंक तबाह कर सकता है। भारत की सेना की वो नई ताकत जो उड़ी तो दुश्मन के गढ़ में शमशान बनाकर छोड़ेगी, आज उससे आपको मिलवाऊंगा। और पेटीएम के नाम पर ठगी करने वाला वो गैंग जिसने करोड़ों का चूना लगा दिया। आप भी पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, कहीं आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बाद उन्हें पटना से दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया था, लेकिन एयरपोर्ट ले जाते वक्त लालू यादव की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल में ही पटना में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से लालू यादव की तबीयत खराब चल रही थी। शरीर में घाव हो जाने की वजह से परेशानी बढ़ गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के गंज थाने में दर्ज एक मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामला 2007 का है, जब आजम खान पर सरकारी जमीन पर बने मकान को गिराने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। मामले की फाइनल रिपोर्ट भी 2007 में ही आ गई थी, लेकिन केस 18 साल से पेंडिंग था। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और शिवसेना शिंदे गुट के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। शिवसेना ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए थे, तो मनसे कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए पोस्टर। राज ठाकरे ने पिछले दिनों महाकुंभ के दौरान गंगा जल के गंदे होने पर बयान दिया था। उसके खिलाफ शिंदे गुट ने पोस्टर लगाए जिस पर लिखा था गंगा जल शुद्ध है, लेकिन आपकी सोच का क्या। एलओसी पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और गोलीबारी हुई है। इसके बाद भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के कारण कृष्णा घाटी सेक्टर में बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन के दौरान हिंद महासागर में एक नाव से 2500 किलो ड्रग्स जब्त किया है। नौसेना की तरफ से बताया गया कि एयर सर्विलांस के दौरान ड्रग्स की तस्करी के इनपुट मिले थे, जिसके बाद आईएनएस तरकश ने ऑपरेशन चलाया और बोट को रोककर ड्रग्स जब्त किए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। वक्फ बिल पर मोदी शाह ने ऐसा क्या किया कि सड़क से संसद तक मुसलमानों के ठेकेदार एक्सपोज हो गए। वक्फ बिल पर संसद में अमित शाह का वो धमाकेदार भाषण जिसने हालात और जज्बात बदल दिए। वक्फ बिल पर देश को शाहीन बाग बनाने की तैयारी। अमित शाह ने कौन सी चेतावनी दे दी कि होश उड़ गए। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि अखिलेश यादव ने हाथ जोड़ दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अमित शाह ने संसद में कौन सा बड़ा बयान दे दिया। और वक्फ बिल पर संसद में सबसे धाकड़ बहस का वो चैप्टर जो मिस किया तो पछताओगे। सबसे पहले इसका चैप्टर। किसी भी लीडर के पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, कन्विक्शन और एग्जीक्यूशन। कन्विक्शन अपने विजन को लेकर और फिर एग्जीक्यूशन यानी उसे पूरा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दोनों है और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनके हनुमान कह लीजिए या कुछ और, अमित शाह। मोदी शाह की जोड़ी जब कोई काम करने का सोच लेती है तो फिर बॉस उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। और वही इस वक्त वक्फ बिल के साथ हो रहा है। मुसलमान से उसका वोट लेने भर का मतलब रखने वालों ने ही मुसलमान को आज तक गरीबी में धकेल के रखा है। लेकिन जिन नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी कहा जाता है, वही मोदी आज वो कर रहे हैं जो आजादी के बाद तुरंत हो गया होता तो मुसलमानों का ही फायदा होता, गरीब मुसलमान का फायदा होता। लेकिन खैर, तब ना सही अब सही। मोदी शाह ने मिलकर वक्फ बिल में जो संशोधन किए हैं और उस पर संसद में हो रही बहस से लेकर सड़क तक मुसलमानों के ठेकेदारों के बयान
आपको आज सब बताने वाला हूं। मुसलमान और देश दोनों को पता चलना चाहिए कि कैसे मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा था, और यही इस्तेमाल अब मोदी रोक रहे हैं। आज वक्फ संशोधन बिल पर संसद में वो हुआ जिसने बरसों से मुसलमानों के वोट बटोरने वाली पार्टियों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। कहा तो वक्फ संशोधन बिल पर पूरा इंडी गठबंधन इस मंशा के साथ आया था कि संसद में मोदी सरकार को घेर लेंगे, लपेट लेंगे। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने तो वक्त बदल दिया, या कहिए वक्फ बदल दिया, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और पीएम मोदी को घेरने उतरा विपक्ष खुद ही जाल में फंस गया और एक्सपोज हो गया। विपक्ष के झूठे मुस्लिम प्रेम की पोल खोल दी गई और संसद के बाहर वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मना। भाई, मुसलमानों ने वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताने वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी। आप देखिए ना भाई, मुसलमान नाच रहा है, मुसलमान जो है वो पटाखे फोड़ रहा है, मुसलमान लड्डू खिला रहा है एक दूसरे को। भाई वो कह रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया। लोग मुसलमान मोदी के पोस्टर लहरा रहे हैं, शुक्रिया मोदी जी लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ईदी तो मोदी जी ने दी है। मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आ गई बच्चियों के साथ कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने सौगात दी। वक्फ बिल पर यह जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने एक झटके में एक बिल से वक्फ की बरसों से चली आ रही मनमानी को खत्म किया है। जैसे पीएम मोदी ने नए वक्फ बिल में उस प्रावधान को खत्म कर दिया जिसमें किसी भी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर देने भर से उसे वक्फ मान लिया जाता था। पुराने बिल में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान के जरिए किसी की प्राइवेट संपत्ति पर भी वक्फ का कब्जा हो जाता था। उस प्रावधान को ही मोदी सरकार ने चलता किया कि ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया और हो गया, या वक्फ बाय यूजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो गया। देश में ऐसी कई सरकारी संपत्तियां हैं जिन्हें या तो वोट के चक्कर में वक्फ बोर्ड को दे दिया गया या फिर वक्फ बोर्ड ने उस पर उंगली रख दी और संपत्ति को अपना बना लिया। नए बिल में ऐसे प्रावधान को भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल, रिटायर्ड जज, महिलाएं, पिछड़े मुसलमानों को जगह देकर बोर्ड और ट्रिब्यूनल की मनमानी को भी एक झटके में खत्म करने का प्रावधान है। यानी कोई भी मुंह उठाकर यह नहीं कह सकता कि संसद वक्फ की प्रॉपर्टी है, महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, राष्ट्रपति भवन वक्फ की प्रॉपर्टी। अब यह नहीं चलेगा बॉस मोदी राज में। इसीलिए बौखलाहट में बिल के खिलाफ शाहीन बाग जैसी धमकी दी जा रही है कि भाई देश भर में शाहीन बाग बना देंगे, मुसलमान माफ नहीं करेगा, ऐसा डर दिखाया जा रहा है। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि इन लोगों को अमित शाह ने कैसे एक झटके में निपटाया। संसद से लेकर सड़क तक क्या क्या हुआ और क्या होना है आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। आप बिल का सपोर्ट करते हैं और इससे मुसलमान को फायदा ही होगा। मोदी जी ने बहुत अच्छे बेस्ट काम करे। मोदी जी ने जो भी बिल निकाला के समर्थन में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी, ये हमारा अधिकार है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत संसद से लेकर सड़क तक धुआं धक्कड़ हुआ है आज, और आज आपको पाठशाला को एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए। इतना बेहतरीन चैप्टर लेकर आया। कल जब सरकार ने वक्फ बिल संसद में पेश करने की मांग रखी तो विपक्ष कह रहा था कि ना 8 घंटा नहीं 12 घंटा चर्चा होनी चाहिए। तो लोगों को लगा कि बाप रे बाप, इनके पास लग रहा है बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलेंगे तो एकदम आग लगा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे वक्फ बिल की। अरे बाप रे बाप, आप देखिए कल से लेकर आज तक वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष कैसी कैसी बातें कर रहा है। सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। कल ये लोग कह रहे थे कि क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली डेडलाइन खत्म होने वाली है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार वक्फ बिल ला रही है। आज संसद में कह रहे हैं कि महाकुंभ की नाकामी छिपाने के लिए, बॉर्डर पर चीन के कब्जे को छिपाने के लिए वक्फ का मुद्दा उठाया। बाप रे बाप, यही सब करने के लिए इनको ज्यादा समय चाहिए था। कोई कह रहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। काहे भाई, अगर 1% के लिए मान लें कि बहुत महंगाई, बेरोजगारी है, पब्लिक त्रस्त है, तो चुनाव तो ये जीत रहे हैं, इनको भटकाने की क्या जरूरत है?
कोई कहने लगा कि वक्फ की संपत्ति तो ठीक है, सबसे ज्यादा संपत्ति तो देश में 5% अमीरों के पास है, उसके लिए कब बिल लाएंगे? तो तुम ले आते 70 साल में भाई। तुम्हारे समय में कोई अमीर आदमी नहीं था, और वो अमीर आदमी क्या कर रहा है? उंगली रख के ले रहा है क्या कि भाई रख दिया, ये हो गई मेरी संपत्ति। एक मुस्लिम सांसद तो कहने लगे कि वो राम जी के वंशज हैं, उन्हें मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाए। आना जाओ भाई, आ जाओ। राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़े, आज इनको याद आ रहा है कि हम राम जी के वंशज हैं। यही तो कह रहे थे लोग कई साल से कि राम जी का मंदिर बन जाने दो, सब तो राम जी के ही वंशज हैं। मतलब बहस वक्फ पर चलनी थी और विपक्ष के नेता इधर उधर आए बाएं साएं कर रहे थे, कह रहे हैं कि भटकाने के लिए लाए। अरे भाई, भटकाने के लिए लास्ट में लाता है आदमी कि संसद सत्र के शुरू में ले आता है। ये सब जो ये हुआ ना, ये तभी होता है जब आपके पास मजबूत तर्क ना हो या तर्क का कोटा खत्म हो जाए। भाई आपको नहीं पता कि क्या एग्जाम में लिखना है, तो आप क्या लिखते हैं कि निम्नलिखित चीजें ऐसे ऐसे करके कुछ भी भरना है पन्ना। तो वही विपक्ष आज पन्ना भर रहा था। जैसे आप अखिलेश यादव को सुनिए, वो वक्फ बिल पर बोलते बोलते महाकुंभ से लेकर चीन तक चले गए भाई। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? कितना हस्तक्षेप होता है वक्फ की जमीन से। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। चीन ने जो जमीन कब्जाई थी वो तो नेहरू के समय में कब्जाई थी, तो क्या इसीलिए उसी समय से वक्फ को जो है ये करके चल रहे वक्फ बिल कि तब से लेकर अब तक कोई बात ही ना करे चीन पर? अभी कौन सा गांव बसा लिया भाई? अभी लेटेस्ट, लेकिन चल रहा है मामला। बोलना वक्फ पे, बोल चीन पे रहे, बोल महाकुंभ पे रहे। विपक्ष तो इधर उधर की बात कर रहा था, लेकिन अमित शाह ने मुद्दे को भटकने नहीं दिया। अमित शाह ने क्लियर कट बताया कि क्यों मोदी सरकार इस बिल को ला रही है। अमित शाह फायर मोड में थे। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ के नाम पर जो पैसों की चोरी चल रही है वो नहीं चलेगी बॉस। सुनिए अमित शाह ने वक्फ पर क्या कहा। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा कि ये जो मिलीभगत चल रही है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी का पैसा जो खा रहा है, जो गरीबों के काम में लगना था, गरीब मुसलमान की भलाई में लगना था, वो अब नहीं चलेगा। और आपको याद होगा पाठशाला में हमने बकायदा आपको रिसर्च के साथ बताया था कि सच्चर कमेटी तक बोल के गई थी, और आज का भी आकलन है कि 20,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी। वक्फ के पास इतनी संपत्ति है और होती है 200 करोड़ की कमाई। ये पैसा कहां जा रहा है? ये तो गरीब मुसलमान को पूछना चाहिए था कि वोट मेरा ले लिए भाई, ये पैसा मेरा कहां गया? लेकिन वो पैसा कौन लाने का इंतजाम कर रहा है? वो आदमी जिसको मुसलमान वोट नहीं देगा। ये लिख के ले लीजिए। जैसे अमित शाह ने पॉइंट टू पॉइंट बताया, वैसे ही बातें विपक्ष को करनी चाहिए थी। बताते ना बॉस पॉइंट टू पॉइंट कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कर पाया। अखिलेश यादव तो वक्फ बिल पर बात करते करते बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव तक चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। इस पर अमित शाह ने अखिलेश यादव को 30 सेकंड में निपटा दिया। ऐसा निपटाया कि अखिलेश यादव हाथ जोड़ने लग गए। देखिए क्या हुआ वहां पर। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक।
अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। मैंने आपको कहा ना, अमित शाह आजकल फायर मोड में चल रहे हैं। वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं होते हैं कि भाई बीजेपी के अध्यक्ष की बात मत करो। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी के अध्यक्ष का मुद्दा वहां उठ क्यों रहा था? अमित शाह ने अखिलेश यादव को बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के मुद्दे पर डोज तो दिया ही, लेकिन अखिलेश यादव मानने वाले कहां थे? अमित शाह जब भाषण दे रहे थे तो अखिलेश यादव बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। ऐसे ही अखिलेश यादव ने अमित शाह से कहा कि योगी जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। इस पर अमित शाह के जवाब ने यूपी में अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी आपको बाइट सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पीछे से अखिलेश यादव की आवाज आएगी कि योगी जी पे भी कुछ बोल दीजिए, और उसके बाद सुनिए अमित शाह ने कैसे कड़ा और तगड़ा जवाब दिया। वो भी रिपीट होने वाले, वो भी रिपीट होने वाले। वो भी रिपीट होने वाले। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारे योगी जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अमित शाह ने कहा वो भी रिपीट होने वाले हैं। यानी जो अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक माहौल बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की नहीं बन रही, योगी जी को निपटाने की तैयारी चल रही है, योगी जी की कुर्सी कभी भी जा सकती है, अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया सबके सामने कि वो भी रिपीट होने वाले हैं 2027 में। एक लाइन में निपटा दिया बॉस। आज अमित शाह भयंकर फॉर्म में थे। अमित शाह फ्रंट फुट पर विपक्ष के सवालों के नैरेटिव का जवाब दे रहे थे। जब अमित शाह बोल रहे थे तो टीएमसी के भी कुछ सांसद शोर करने लगे। इस पर अमित शाह ने कहा कि ये लोग बंगाल विधानसभा चुनाव के कारण डरे हुए हैं, इन्हें शोर मचाने दो। और उसके बाद उन्होंने फिर छाती ठोककर कुछ कहा है, सुनिए जरा वो भी। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। यानी यूपी से लेकर बंगाल तक सब पर अमित शाह ने ताल ठोक कर कह दिया कि वहां जीतेंगे भी और ज्यादा सीटें भी लाएंगे। वक्फ बिल पर इस जबरदस्त बहस के बीच आज मोदी सरकार ने विपक्ष को अपनी बात रखने का हालांकि पूरा मौका दिया, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को गवा दिया। संसद में विपक्ष यह बताने में फेल रहा कि कैसे वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। बताते ना बॉस, कैसे यह बिल इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है वो भी नहीं बताए। कैसे यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा नहीं बता पा रहे हैं। कैसे यह बिल मुसलमानों की मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लेगा, कहां लिखा है यह भी नहीं बता रहे। सोचिए ये लोग वो नेता हैं जो मुसलमानों को चुनाव में यह भरोसा देते हैं कि हमें वोट दो यार भर भर के, हम तुम्हारे लिए संसद में नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। लेकिन जब मौका आया तो अपनी बात रख नहीं पाए। कैसे रखेंगे? कोई फैक्ट होगा तब ना रखेंगे। वक्फ बिल के विरोध में गजब गजब बातें चल रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो वक्फ बिल के विरोध में खुद को श्रीराम का वंशज बताने लग गए। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के शामिल होने पर इंटरव्यू में इमरान मसूद ने कह दिया कि मुझे भी राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल करा दीजिए, मैं भी राम जी का वंशज हूं, कराओ राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल, बताओ मुझे मैं राम जी का वंशज कैसे नहीं हूं। तो ये तब नहीं समझ में आ रहा था जब इतने दिन से राम भक्त कह रहे थे कि वहां से मस्जिद हटाइए और यहां राम मंदिर बनाइए, तब राम जी के वंशज नहीं थे। अब ट्रस्ट में शामिल होना है तो राम जी के वंशज हो गए। इमरान मसूद गजब का तर्क दे रहे हैं। अगर वाकई वो राम जी के वंशज हैं तो उनको ये भी बताना ना चाहिए कि राम मंदिर की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे तब कहां थे आप? जब यूपीए सरकार के समय कहा जा रहा था कि भाई वो तो काल्पनिक पात्र हैं प्रभु श्री राम, तब क्यों नहीं लड़ाई लड़े कि मैं राम जी का वंशज हूं, मैं हूं तो राम जी कैसे काल्पनिक हो सकते हैं? आज संसद में भी इमरान मसूद ने क्या दलीलें दी हैं जरा वो भी सुनिए। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे?
नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। इधर वक्फ बिल पर मोदी सरकार ने विपक्ष के एक एक नैरेटिव के धागे खोले, उधर वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वालों को आज अमित शाह ने करारा जवाब दिया। वक्फ बिल पर अमित शाह जब बोल रहे थे तो किसी सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे। बॉस अमित शाह एकदम फायर मोड में आ गए, भड़क गए। अमित शाह ने संसद में कहा कि संसद का बनाया कानून है, मानना होगा सबको। सुनिए अमित शाह को। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने वक्फ बिल पर भ्रम फैलाने वाले नेताओं को भी लपेटे में लिया। अमित शाह ने कहा कि जैसे आज वक्फ बिल पर झूठ बोला जा रहा है, इसी तरह सीए और 370 के मुद्दे पर भी झूठ फैलाया गया था ताकि मुसलमानों को डरा डरा कर उनसे वोट ले लिया जाए। अमित शाह ने याद दिलाया ये फैक्ट ताकि मुसलमान को समझ में आए भाई कि ये लोग तुमको झूठ बोल के खाली सड़क पे लाने की कोशिश करते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या बताया। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। बॉस ये बात तो मुसलमान को समझनी है कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। कब तक कौए के पीछे दौड़ना है ये आपका फैसला है बॉस, या फिर सीधे सीधे अपना कान चेक करना है, फैक्ट पर बात करनी है। 370 आएगा, 370 हटेगा तो कश्मीर बर्बाद हो जाएगा, मुसलमान बर्बाद। रिकॉर्ड हो रहा है बॉस, वहां पर रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है। सीए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी। किसकी नागरिकता गई? मोदी सरकार आ जाएगी, मुसलमान खत्म है। कितने मुसलमान मर गए बॉस? ऐसा माहौल था कि बाप रे बाप, मोदी आएंगे तो 10 साल में पता नहीं खत्म ही हो जाएगा मुसलमान। कब तक कौए के पीछे दौड़ोगे भाई? कान चेक करना शुरू करो। यह वक्फ आपके लिए टेस्ट है, चेक करो कि कान है कि नहीं, क्योंकि विपक्ष आपको कौए के पीछे दौड़ाता रहेगा। आप यह भी देखिए कि इस देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ के पास करीब 8,72,000 प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। यह जमीन करीब 9 लाख एकड़ है। इस जमीन से हर साल करीब 20,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी। हो कितनी रही है? 200 करोड़ की, यानी 19,800 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है। इतने में तो कितने मुसलमानों के अस्पताल बन जाते, स्कूल बन जाते, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। इस तरफ वक्फ बिल को लेकर यह भी माहौल बनाया जा रहा है कि इसके जरिए मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल दिया जा रहा है, शरीयत में दखल दिया जा रहा है। जबकि आज वक्फ संशोधन बिल पर सफाई देते हुए मोदी सरकार ने बताया कि वक्फ बिल पूरी तरह संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा बिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश करते हुए जो बताया, आपको सुनना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं?
ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार का साफ कहना है कि वक्फ का मामला धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं, लेकिन इसे जानबूझकर इस्लाम की धार्मिक रिवाजों से जोड़ा जा रहा है। वक्फ बिल के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जैसे हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संस्थाओं को अधिकार मिले हैं, वैसे ही अधिकार वक्फ को मिले हैं। और अगर वक्फ के अधिकारों पर कैंची चल रही है, तो क्या ऐसे ही हिंदुओं और सिखों के धार्मिक संस्थाओं पर भी कैंची चलेगी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर बताता हूं कि हिंदुओं के पास क्या अधिकार है। हिंदू इंडाउमेंट्स हैं या जो सिख इंडाउमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडाउमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। एक तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आता, जो हिंदू के साथ नहीं कर रहे हो वो मेरे साथ मत करो, तो फिर जो हिंदू के साथ हो रहा है वो आपके साथ होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मानने को तैयार है तो आपको भी मान लेना चाहिए। फिर वहां क्यों आप लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, हम तो शरिया मानेंगे। हिंदू जो है, अगर वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है मंदिर को हासिल करने की कानूनी लड़ाई, तो आप भी वक्फ की लड़िए। और कह रहे हैं कि इंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदुओं के पास जो है वही पावर है जो वक्फ के पास है। कौन सी पावर है बॉस? कौन सा हिंदू ट्रिब्यूनल आपने सुना है? कौन सा सिख ट्रिब्यूनल आपने सुना है? पहले तो यह समझिए कि हिंदू एंडाउमेंट क्या है, जिसका जिक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज किया। क्या हिंदू संस्थाओं को वाकई उतनी ताकत मिली हुई है जितनी वक्फ बोर्ड के पास है? दरअसल हिंदू मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए कई राज्यों में कानून हैं, जैसे कर्नाटक में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997। इस कानून के जरिए हिंदू मंदिरों, मठ और अन्य हिंदू प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होता है। इसी एक्ट के सेक्शन 23 और 25 के जरिए सरकार मंदिरों को संचालित करती है बॉस। कर्नाटक में 1,80,000 मंदिर हैं, जिसमें से 34,500 मंदिर सरकार चला रही है। यही नहीं, इन मंदिरों से मिलने वाला टैक्स भी सरकार के खजाने में चला जाता है। आप बोलिए भाई, पैसा ले रही है ना सरकार हिंदू मंदिरों का? बोलिए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी से पैसा आएगा वो सरकार ले ले, तब वहां हिंदू वाला हिसाब नहीं चाहिए, वहां अपना वाला हिसाब चाहिए। हिंदू एंडाउमेंट एक्ट के जरिए सरकार हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करती है, उसके मैनेजमेंट में दखल देती है। हिंदू एंडाउमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हिंदू संस्था जहां उंगली रख देगी वो जमीन उसकी हो जाएगी, जैसे वक्फ के मामले में। क्या बात करते हैं बॉस? वक्फ बिल पर बहस के दौरान विपक्ष को सबसे ज्यादा मिर्ची वक्फ कानून की धारा 40 को लेकर लग रही है, जिसे नए बिल में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यह वही धारा है जिसके जरिए वक्फ बोर्ड देश में जिस भी जमीन पर हाथ रख देता था हो जाता थी उसकी। वक्फ की मौजूदा कानून की धारा 40 वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल को किसी संपत्ति को अपनी जमीन घोषित करने की ताकत देता था। इसी धारा में यह भी प्रावधान है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ देश की किसी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार ने जो बिल संसद में पेश किया है, उसके पास होने के बाद वक्फ कानून की धारा 40 इतिहास बन जाएगी और वक्फ की मनमानी पर रोक लग सकेगी। नए बिल में प्रावधान है कि किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यानी वक्फ को मनमानी का लाइसेंस देने वाला मौजूदा वक्फ कानून और उसकी धारा 40 पर किरण रिजिजू ने कहा कि भाई ये नहीं चल सकता इस देश में। सुनिए एक बार उन्होंने क्या बताया। जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। मौजूदा वक्फ कानून की धारा 40 ही वक्फ बोर्ड में घोटालेबाजी की जड़ बताई जा रही है। इसी धारा का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने का काम किया, यह आरोप लगा। अब नए बिल में इस धारा को खत्म कर दिया गया है, तो विपक्ष को बुरा लग रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर धारा 40 हटा दी गई तो फिर वक्फ बोर्ड को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। सुनिए। Clause 20 of the bill amending of section 40 of the original act
If Section 40 is deleted, Madam, the Waqf Board power itself will be teethless doll. If Section 40 is amended and Section 40 is taken away, the Waqf Board will be a teethless doll only. If Section 40, then there is no necessity to keep the Waqf Board itself. Do not keep it. आप सोचिए बॉस, मुस्लिम वोट के लिए लोग किस लेवल पे जाने को तैयार है। कोई भी आदमी सुनेगा तो कहेगा ये कैसे नियम हो सकता है बॉस, कि आप जहां उंगली रख दोगे वो आपकी हो जाएगी और फिर उसको जो है ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया आप ऊपर अपील नहीं करोगे। और टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि यही पावर दो वक्फ बोर्ड को, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। ये ऐसा क्यों कह सकते हैं पता है आपको? क्योंकि इनको पूरी गारंटी है कि इनके घर पर वक्फ दावा नहीं करेगा। जिस दिन अपना घर जाने पर आएगा ना, तब इनको पता चलेगा कि जिसके गांव पे पूरा दावा ठोक दिया जाता है, जिसके मंदिर पे ठोक दिया जाता है, जिसके घर पे ठोक दिया जाता है, उस पर क्या बीतती है। आप वक्फ बिल पर विपक्ष की हिपोक्रेसी देखिए बॉस। अखिलेश यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो हिंदुओं को जाति में बांट देते हैं कि ना जाति का जनगणना कराओ, लेकिन जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की सभी जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान कर दिया, तो अखिलेश यादव को यह बात अब फूटी आंख नहीं सुहा रही है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए सरकार मुसलमानों में बंटवारा कर देना चाहती है। सुनिए एक बार। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। आप सोचिए बॉस, इनको मुसलमानों में कोई बंटवारा दिख नहीं रहा है, हिंदुओं में जाति के हिसाब से बात चलती है। बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, शिया और सुन्नी के बीच कोई बंटवारा नहीं है। उस सीरिया में जो मारे जा रहे हैं वो कौन है, किस बात के लिए मारे जा रहे हैं? शियाओं के साथ क्या होता है आपको पता नहीं है? सब पता है इन लोगों को। कितने ही इतने ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि वो तो शिया को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, और अखिलेश यादव खड़े होकर कह रहे हैं मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है। बॉस, ये तो मोदी सरकार करना चाह रही है। अखिलेश समेत पूरे विपक्ष ने वक्फ का विरोध किया, तो इसकी बड़ी वजह उनका वोट बैंक तो है। एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी का विरोध करना है। पीएम मोदी कोई भी सुधार करें या रिफॉर्म करें, उसका विरोध करना फैशन बन गया है। यही बात आज संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कही। ललन सिंह ने कहा कि अगर आपको पीएम मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को पीएम मोदी पसंद है। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। संसद में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी वक्फ बिल का विरोध कर रही है, लेकिन वक्फ बिल पर चर्चा के बीच लालू यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। 2010 के इस वीडियो में लालू यादव वक्फ को लेकर कठोर कानून बनाने की बात कर रहे थे और खुद मान रहे थे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे की बड़ी लूट चल रही है। आप लालू यादव का यह पुराना वीडियो देखिए, वो खुद कह रहे हैं भाई कि कठोर कानून बनाओ, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। देखिए एक बार। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका,
लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। यानी लालू यादव खुद चाहते थे कि वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ कड़ा कानून बने, लेकिन अब पीएम मोदी सख्त कानून लेकर आ रहे हैं तो उनकी पार्टी इसका विरोध कर रही है। लालू यादव के इस पुराने बयान का जिक्र अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव की जो ख्वाहिश कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई वो तो मोदी जी ने पूरी कर दी। सुनिए। भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। वक्फ का जाल कैसे फैलता जा रहा है इसका भी जिक्र आज संसद में हुआ। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर यह संशोधन नहीं लाया गया होता ना तो संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता, एयरपोर्ट्स पर भी दावा कर देता। क्या देश में हालत बनती आप सोचिए अगर यह कानून ना आता। सुनिए एक बार किरण रिजिजू को। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। आप सोचिए बॉस, अगर ये नहीं रुकता तो कहां जाके रुकता। और टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, ये पावर छीन ली तो फिर वक्फ बोर्ड का मतलब क्या रह गया। विपक्ष तो अपने वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन संसद के बाहर मुस्लिम संगठन भी मुसलमानों को भड़काने में पीछे नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ बिल के विरोध में देशव्यापी अभियान छेड़ देंगे, वक्फ बिल लाने वालों का हुक्का पानी बंद करवाएंगे। मौलाना कह रहे हैं कि वक्फ बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। महमूद मदनी कह रहे हैं कि वक्फ बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए जीने और मरने का सवाल है। यानी वक्फ के विरोध में मुसलमानों को भड़काने का काम अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं लोग। जरा इन लोगों को सुनिए एक बार। बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। ये खाली मुसलमानों का मामला नहीं है, इसके बाद में आदिवासी है, आदिवासी के बाद में हमारे सिख भाई हैं, सिख भाई के बाद में क्रिश्चियन भाई हैं। तो ये सोचो कि आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है। अब ये उन्होंने अपना काम किया है, अब आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला मुसलमान एक तौर पर काम करेगा और मुसलमान अपना काम करेगा। बिल लाना हिफाजत नहीं बल्कि उसको खत्म करने के लिए हो तो मुसलमान कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करे। इससे पहले वक़्फ़ में तरमीमात हुई हैं, लेकिन जो हुई हैं वो हिफाजत के लिए है। अब जो हो रही है हिफाजत नहीं, इसको खत्म करना है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। जो शाहीन बाग का जिक्र किया, क्या अहमदाबाद में भी शाहीन बाग बना? शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो SDPI पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। अब सरकार कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी है। वक्फ बिल में बदलाव क्या हुआ? आज मुस्लिम संगठन धमकियां देने पर आ गए कि भाई पूरे देश में कर देंगे शाहीन बाग जैसा हाल, जबकि वक्फ के पास मौजूदा वक्त में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर के लिए अयोध्या में जमीन की लड़ाई सिर्फ 2.7 एकड़ की थी। 2.7 एकड़, 3 एकड़ जमीन भी नहीं थी। उसके लिए भी हिंदुओं को 500 साल का इंतजार करना पड़ा और दशकों तक की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हिंदुओं से कंपैरिजन होता है। 3 एकड़ की जमीन रामलला को दिलाने के लिए 500 साल की लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने, कानूनी लड़ाई लड़ी बॉस। और यहां 9 लाख एकड़ की जमीन लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि अरे और अभी जहां उंगली रखेंगे वहां रखेंगे, होगी, कोई उसको बदल नहीं सकता। ये क्या हिसाब है भाई? मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी मुस्लिम संगठन धमकियां दे रहे हैं। अगर मुस्लिम संगठनों को लगता है कि उनकी जमीन छीनी जा रही है तो कानूनी लड़ाई लड़िए, जैसे करोड़ों हिंदू इस देश में लड़ते हैं।
आप देखिए कि एक तरफ तो तमाम मुस्लिम संगठन और पूरा विपक्ष शोर मचा रहा है कि वक्फ बिल तो बहुत हार्ड है, लेकिन बरसों से वक्फ की मनमानी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो वक्फ बिल लाई है वो तो बहुत सॉफ्ट है, इसको तो और कठोर होना चाहिए था। क्योंकि जेपीसी की ओर से गठित जो टीम बनाई गई थी उसमें भी आप थे, आपने क्या कुछ प्रपोजल वहां पे दिया था, क्या कुछ खत्म होना चाहिए और क्या कुछ ऐड ऑन होना चाहिए? देखिए, हमारे सबसे प्रपोजल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो संपत्ति गलत रूप से वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई है वो वापस आए और उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बने। अब ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, मैं ये मानता हूं कि ये अधूरा है, क्योंकि जो संपत्ति गलत ढंग से वक्फ की घोषित हो गई है उसमें सिर्फ सरकारी संपत्ति को वापस लेने का प्रावधान बनाया गया सेक्शन 3C में। वैसा प्रावधान किसी और धर्म, मत, मजहब और सोसाइटी या ट्रस्ट की संपत्ति के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये मेरा विरोध है और वो विरोध मैंने दर्ज कराया है। वक्फ बिल पर एक तरफ मौलाना और मुस्लिम संगठन भड़काने में जुटे हैं, दूसरी तरफ आम मुसलमान वक्फ बिल के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया कर रहा है। वक्फ बिल आज संसद में पेश हुआ और उस पर चर्चा हुई तो देश के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों ने जश्न भी मनाया। मुसलमानों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी भी जाहिर की, कहीं ढोल नगाड़े बजाए गए, कहीं दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास पीएम मोदी के पोस्टर पर लोगों ने माला पहनाई भाई और ढोल बजाते हुए वक्फ बिल का समर्थन किया। यहां पर आए मुसलमानों ने कहा कि वक्फ के नाम पर जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है अब उनके दिन पूरे हो गए। सुनिए एक आम मुसलमान क्या कह रहा है वक्फ बिल को लेकर। कम से कम आज मोदी जी ने सूद तो ली, इसकी सूद लेंगे, जो इससे रेवेन्यू आएगा वो मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाएगा। आज अगर आप देखें वक्फी जो भी प्रॉपर्टी है, जो बेनिफिट उठा रहे हैं, वो उस एरिया के सबसे ज्यादा रसूखदार लोग उठा रहे हैं। हर जगह हमें आगे रखा जा रहा है, इसलिए जो महिलाएं घर में नहीं बोल पाती थी आज वो सड़क पे खुलेआम बोल रही हैं। परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार करा और भ्रष्टाचार की उस जमीन के ऊपर अपना महल खड़ा कर लिया। अब वो महल जल्दी बिल्डोजर बाबा की मदद से वो महल टूटेंगे। तो भूमाफियों का कब्जा था, वक्फ बोर्ड की जमीन से उनको छीना जाएगा। इसीलिए घबराए हुए हैं कि उनका बुर्का फटने वाला है, उनकी असलियत सामने आने वाली है। देहरादून में भी इसी तरह से मुसलमानों ने वक्फ बिल को लेकर जश्न मनाया। देहरादून में भी लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, यह काम पहले हो जाना चाहिए था। जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के बिल से अब गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। सुनिए कुछ और मुसलमानों को, देहरादून के मुसलमानों को। हमें लगता है अगर कोई सही के लिए कोई चीज हो रही है तो उसका होना अच्छा है। 20-20 साल से लोग किराया नहीं दे रहे हैं, एक स्कूल चल नहीं पाता है और उसके बाद अपने तानाशाही कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार का कदम मेरी नजर में बहुत अच्छा कदम है। गरीबों को तो इसका फायदा मिल ही नहीं रहा है, गरीबों को फायदा मिलना चाहिए कि इस पे तो ऐसी चीज बननी चाहिए जो आम मुसलमान के, गरीब के काम आए, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि स्कूल, जैसे कि कोई ट्रस्ट, कोई वेडिंग पॉइंट। एक जगह की बात नहीं है बॉस, भोपाल में तो बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुष और महिलाएं वक्फ बिल के समर्थन में सड़क पर आ गए। ढोल नगाड़ों के साथ इन सभी ने वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मनाया। महिलाओं और बच्चियों के हाथ में पीएम मोदी की तस्वीरें थी, सभी पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए कैसे वक्त और हालात और जज्बात बदल रहे हैं, ये भोपाल के मुसलमानों को देखिए। भारत में पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड की मनमानी को इतिहास बनाने की तैयारी कर ली है। भारत में एक इकोसिस्टम इस पर बौखलाया हुआ है, लेकिन फिक्र में पाकिस्तान अलग पगलाया हुआ है। बिल को लेकर भारत का विपक्ष तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ही रहा है, उधर पाकिस्तान को भी मौका दिख रहा है कि कैसे यहां के मुसलमानों में आग लगा दे। पाकिस्तान जो है वो भाई गला जा रहा है कि अरे बाप रे बाप, वहां हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। खुद की हालत ऐसी है कि कब टूट जाए पता नहीं, कटोरा लेके भीख मांग मांग के देश चल रहा है। भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जैसे भारत में एक इकोसिस्टम वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश बता रहा है, ऐसी ही भाषा पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं। पिछले 48 घंटे से भारतीय सेना के एक वीडियो ने धूम मचा रखी है। यह भारतीय सेना में शामिल किया गया नया एंटी टैंक म्यूनिशन ड्रोन है, जो दिखने में भले ही छोटा सा है लेकिन बड़े से बड़े टैंक को उड़ा सकता है। हाल ही में इस छोटे से ड्रोन ने ऐसा धमाका किया कि देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा कि यह छोटा सा आत्मघाती ड्रोन किसी टैंक को भी उड़ा सकता है।
इस वीडियो में 400 ग्राम विस्फोटक से टारगेट को हिट करता हुआ यह दिखाया गया है ड्रोन। इस ड्रोन का नाम कामिकाजी एफपीवी ड्रोन रखा गया। यह हमले से पहले अपने टारगेट की पहचान करता है और इसके तुरंत बाद ब्लास्ट कर देता है। इंडियन आर्मी को इस ड्रोन को बनाने का आइडिया रूस यूक्रेन युद्ध से आया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन ने बहुत तबाही मचाई। रूस के सैनिकों पर हमला करने के लिए अमेरिका ने भर भर कर यूक्रेन को इस ड्रोन की सप्लाई की, क्योंकि भाई आदमी की जान बच जाती है, ड्रोन जाता है, फट जाता है, हो गया काम। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन के ठिकानों को चुन चुनकर इसी ड्रोन से उड़ाया। लेकिन इंडियन आर्मी ने खास तौर पर इस हथियार को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात दुश्मनों और कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लिए तैयार करवाया। इस ड्रोन को स्वदेशी तकनीक से भारत की एजेंसी DRDO ने तैयार किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस छोटे से हथियार की बड़ी ताकत की एक झलक दिखाता हूं। इसका नाम कामिकाजी ड्रोन है। कायदे से तो कामकाज ड्रोन होना चाहिए था, बहुत काम का ड्रोन है। आगे बढ़ने से पहले आपको कामिकाजी FPV ड्रोन की कुछ खासियतें बता देता हूं। FPV ड्रोन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, यानी ये ड्रोन अपने टारगेट की लाइव तस्वीरें ऑपरेटर को भेजता है। इसके बाद इसे ब्लास्ट की कमांड दी जाती है, मतलब वो खुद ही दूर से देख रहा है, या अच्छा दिख गया, यहीं दिख गया, मारो इसको। आमतौर पर ड्रोन ऑपरेट करने के लिए एक कमांड सेंटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे दुश्मन के इलाके के महज 3 से 5 किलोमीटर की दूरी से कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। यह ड्रोन एंटी टैंक म्यूनिशन यानी विस्फोटक लेकर जा सकता है। इस पर टारगेट के हिसाब से विस्फोटक की मात्रा तय की जाती है। भारतीय सेना में 100 कामिकाजी ड्रोन शामिल करने का टारगेट है। इसमें 5 ड्रोन सेना में शामिल हो भी चुके हैं, बाकी 95 अगले कुछ दिनों में शामिल हो जाएंगे। एक ड्रोन की कीमत मात्र 1,40,000 रुपए, यानी जितने में आजकल आपका आईफोन आता होगा उससे सस्ते में यह ड्रोन जाके वहां काम कर देगा। इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2024 में शुरू किया गया था और 6 महीने के अंदर इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई। आपको दिखाता हूं कि यह छोटा सा ड्रोन किस तरह एक टैंक को तबाह कर सकता है। यह तस्वीर देखिए, यह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक टैंक पर हमले का वीडियो है। इसमें यह कामाकाजी ड्रोन पहले अपने टारगेट की अच्छी तरह पहचान करता है, इसके बाद टैंक के अंदर घुसकर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखिए, गया और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में इस टैंक के अंदर बैठे सैनिक और टैंक का पूरा सिस्टम तबाह हो गया। एक और वीडियो देखिए, इसमें ड्रोन एक बंकर में छुपे हुए यूक्रेन के सैनिक की पहचान करता है और इसकी लाइव फुटेज ये देखिए, जो ये ड्रोन में घुस रहा है, यहां देखिए सैनिक बैठा हुआ है, ये लाइव फुटेज उसके कैमरा से दिख रही है। ये देखिए भाई पीछे उधर देख रहा है, उसको पता ही नहीं पीछे से मौत आ रही है। रूसी ऑपरेटर इस ड्रोन को ब्लास्ट की कमांड देता है, जिससे बंकर में मौजूद यूक्रेनी सैनिक मारे जाते हैं। रूस के सैनिकों को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन ने भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस तस्वीर में यूक्रेन के इलाके में रूसी सैनिक घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर इस तरह के ब्लास्ट किए गए, जिससे सैनिक मारे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना कामिकाजी ड्रोन की एक पूरी सीरीज पर काम कर रही है। इसमें 5 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक दूर बैठे हुए दुश्मन को खत्म करने वाले ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने लंबी दूरी के लिए खरगा कामिकाजी ड्रोन को शोकेस किया था। यह हल्के वजन का ऐसा ड्रोन है जो 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसके लिए DRDO और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL ने मिलकर स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन बनाने का फैसला किया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सैनिकों का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों ने इसी कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजराइल ने गाजा में बैठे हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए इसी कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया था। यह मानव रहित ड्रोन हर तरह के टारगेट पर जाकर नष्ट हो जाता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के रडार और डिफेंस से बचकर टारगेट पर हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन लाइफ बचाता है। भाई आपका सैनिक बच रहा है क्योंकि वो दूर बैठा है और वहीं से जाके ब्लास्ट कर दे रहा है। लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने वाले खरगा कामिकाजी ड्रोन को भी दूसरी खासियतें भी आपको बताता हूं। यह ड्रोन लगातार 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 1000 किलोमीटर के टारगेट के लिए इस नए कामिकाजी ड्रोन की लंबाई 2.8 मीटर और विंग स्पैन करीब 3.5 मीटर रखा गया है। इसका वजन 120 किलोग्राम है और यह 25 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है।
एक बार टारगेट की पहचान हो जाने के बाद कंट्रोलर इसे हिट करने की कमांड दे सकता है। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ 1000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान के लिए 30 हॉर्स पावर वाले विंकल इंजन को स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जीपीएस के काम नहीं करने पर भी यह ड्रोन टारगेट को तबाह कर सकता है। टारगेट को नेविगेट करने के लिए इसमें भारतीय नाविक यानी नेविक सिस्टम भी लगाया गया है। अगले कुछ सालों में इसे भारतीय सेना में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। अब जो अगला हथियार आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप कहेंगे कि ये क्या बच्चे का खिलौना उठा के लाए हो क्या? लेकिन ये खिलौना नहीं है भाई, ये इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया गया नैनो ड्रोन है। ये देखिए, ऐसा चुन्नू सा, इसका नाम है दूत MK1। इसका वजन 250 से 350 ग्राम भर। सबसे खास बात यह है कि इसे आने वाले दिनों में निगरानी के साथ साथ हमला करने वाली तकनीक से लैस किया जाएगा। इसमें ऐसा एक्सप्लोजिव रखा जाएगा या विस्फोटक रखा जाएगा जो दुश्मन को ढूंढकर उस पर हमला कर देगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल किसी बिल्डिंग में छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने के लिए किया जाएगा। आपको याद होगा 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले में ताज होटल में किस तरह से आतंकी घुस गए थे। तब सुरक्षा एजेंसीज को यह पता करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि होटल के अंदर आतंकियों की लोकेशन क्या है, आम लोग कहां छुपे हुए। अगर यह ड्रोन उस समय होता तो हमारे कई जवानों की जान बच सकती थी। आप इस ड्रोन को छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कह सकते। देख रहे हैं, इतना चुन्नू सा तो है ही, पॉकेट में रख के लेके चल दीजिए। वैसे डीआरडीओ अगले 10 साल में 5000 से ज्यादा अनमैन्ड एयर व्हीकल बनाने वाला है, यूएवी, और ये इंडियन आर्मी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। अभी भारत को अमेरिका और इजरायल से इस तरह के हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। नैनो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी भारतीय सेना एक पूरी सीरीज तैयार कर रही है। 250 ग्राम से भी कम वजन का भाई ड्रोन दिखा दो। ये देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो ड्रोन है इसका वजन तो 100 ग्राम भी नहीं, 50 ग्राम भी नहीं भाई, 33 ग्राम का, 33 ग्राम का ड्रोन है। इसका नाम ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन है। यह दिखने में भले ही बहुत छोटा है, लेकिन समय आने पर दुश्मन के गढ़ में घुसकर एक लाइव वीडियो और लोकेशन की जानकारी दे सकता है। इसमें एक ताकतवर हाई डेफिनेशन कैमरा भी लगा है जो रियल टाइम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएगा। ये देखिए, यह ड्रोन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 25 मिनट तक उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि बिना आवाज किए बिल्डिंग में छिपे आतंकियों की सटीक लोकेशन तक बता सकता है। यानी भारत की ताकत लगातार नरेंद्र मोदी सरकार बढ़ा रही है। पाठशाला में अब अगली क्लास, पेटीएम के नाम पर ठगी करने वाला वो गैंग जिसने करोड़ों का चूना लगा दिया। आप भी पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, कहीं आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। ऑनलाइन जालसाजी और साइबर ठगी के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि लोग पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को लगता है कि वो अब ठगों की सारी चाल जान चुके हैं तो ठग भी नया तरीका लेके आते हैं और लालच दिखाकर जेब काट देते हैं। आज आपको अहमदाबाद से आई खबर दिखाता हूं। गुजरात के इन ठगों का कारनामा सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। अहमदाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पेटीएम के नाम पर ठगी कर रहा था। ये लोग खुद को पेटीएम का अधिकारी बताते थे। 10 से ज्यादा शहरों में इन्होंने जाल बिछा रखा था। 500 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुके, करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुके थे। अहमदाबाद से यह पूरा स्कैम कैसे चल रहा था इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इन आरोपियों के चेहरे गौर से देख लीजिए। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनके चेहरों का नूर गायब हो गया है। चेहरे ऐसे लटके हुए हैं जैसे कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इनके चेहरों पर मत जाइए, क्योंकि इनमें से कोई MCA है, किसी ने ITI किया हुआ है, कोई BCom कर रहा था, इनमें से कोई अपना काम धंधा कर रहा था तो नौकरी कर रहा था कोई। लेकिन जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग जो है वो अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने इस गैंग और इनके स्कैम को लेकर जो खुलासा किया वो बड़ा चौंकाने वाला है। ये आरोपी कम पढ़े लिखे दुकानदारों को अपना निशाना बनाते थे। दुकानदारों के पास जाकर खुद को पेटीएम का अधिकारी बताते। पेटीएम साउंड बॉक्स को मुफ्त में देने का लालच देते थे। इसी लालच के बहाने दुकानदारों के फोन लेते थे और मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करके पिन नंबर हासिल कर लेते थे। बाद में दुकानदारों के अकाउंट से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे और इन पैसों को ऑनलाइन गेमिंग साइट्स में निवेश करते थे। पेटीएम साउंड बॉक्स वही मशीन होती है जो कि आपने अक्सर दुकानों पर रखी देखी होती होगी। जब भी कोई पेटीएम के जरिए पेमेंट करता है तो उसमें से आवाज आती है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, तो भाई दुकानदार को पता चल जाता है पैसा है। अब चूंकि जो दुकानदार कम पढ़े लिखे हैं उनको इतनी जानकारी नहीं, वो चेक नहीं कर सकते कि सामने वाला मोबाइल में जो दिखा रहा है वो सच है भी या नहीं।
पेमेंट होते ही साउंड बॉक्स से आवाज आती है और पता चल जाता है कि कितने रुपए का पेमेंट हुआ है। इसलिए साउंड बॉक्स का इस्तेमाल रेडी पर सब्जी बेचने वाले से लेकर एसी कार बेचने के शोरूम तक सब जगह हो रहा है। लेकिन जो दुकानदार इन साउंड बॉक्स के लिए पेमेंट नहीं करना चाहते थे वही इन ठगों के जाल में फंस गए। दरअसल पेटीएम कंपनी अपने इन साउंड बॉक्स के लिए 999 रुपए चार्ज करती है। जो दुकानदार एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते उन्हें हर महीने 150 रुपए चार्ज करके भी मशीन दी जाती है। इस बात का फायदा स्कैमर्स ने उठाया और दुकानदारों को यही साउंड बॉक्स फ्री में देने का लालच दिया। जो भी दुकानदार स्कैमर्स की इस चाल में फंसा उसका खाता कुछ दिनों में खाली हो गया। यह आरोपी तब गिरफ्त में आए जब इन्होंने गुजरात के वासणा के जयेश भाई देसाई को अपना शिकार बनाया। जयेश भाई के खाते से इस गैंग ने 5,99,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन जयेश भाई ने साइबर क्राइम में शिकायत की और पूरा गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया। यह पूरा गिरोह कैसे काम करता था वो भी आपको बताता हूं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ब्रिजेश पटेल है, जिसने आईटीआई किया हुआ है। ब्रिजेश पटेल पहले पेटीएम कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम कर चुका था। गोविंद खटीक बीकॉम कर रहा है और मशीनरी फैक्ट्री में काम करता था। पराग मिस्त्री एक बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। वो गिरोह के लिए अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट की जानकारी जुटाने का काम करता था। राकेश पटेल आईटीआई करने के बाद घर से ही मशीन प्रोसेसिंग का काम करता था, मशीन प्रोग्रामिंग का। राकेश पटेल मुख्य आरोपी के साथ मिलकर दुकानों में जाकर नजर रखता था। आरोपी डिलक्स सुथार ऑनलाइन गेमिंग साइट्स में ठगी से मिले पैसे को मैनेज करने का काम करता था। यानी यह पूरा सिस्टम चल रहा था, मतलब अपने आप को पेटीएम का अधिकारी बताया और लूट लिए जो उतनी जानकारी नहीं रखता। लेकिन हमेशा याद रखिए, फ्री की चीज कभी फ्री की नहीं होती, तो ऐसे चक्कर में मत पड़िए। फिलहाल ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। वक्फ बिल पर संसद में चर्चा जारी है। वक्फ बिल पर लोकसभा में थोड़ी देर में वोटिंग होने वाली है। दोपहर 12 बजे से वक्फ बिल पर यह चर्चा चल रही है। आज ही लोकसभा से यह बिल पास कराया जाएगा। वक्फ बिल कल राज्यसभा में इसे पेश किया जाना है। 4 अप्रैल को संसद सत्र का आखिरी दिन है और अब से बस थोड़ी देर में लोकसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के पास इस बिल को पास कराने के लिए नंबर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन कौन किधर वोट करेगा यह देखना दिलचस्प होगा और हम आपको वोटिंग लाइव दिखाएंगे नव भारत पर। तो